ठीक है, तो ग्रुप 70 एलिमेंट्स स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजेंस बोला जाता है ना। हेलोजेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो नेम आया है वो आपके ग्रीक वर्ड्स हैं, तो है ना। हेलो मतलब जिसका मतलब सॉल्ट होता है, और जीन्स है ना जिसका मतलब बॉन्ड होता है, सॉल्ट बॉन्ड। बेसिकली ये हेलोजन जो होते हैं वो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, इसलिए इनका नेम क्या पड़ गया, हेलोजेंस बोलते हैं कॉमनली इनको। ठीक है, तो हेलोजेंस का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, क्यों बोलते हैं हेलोजेंस इनको। ठीक है ना। अब थोड़ा सा पोर्शन इंट्रोडक्शन में अकरेंस का देख लेते हैं। देखो जितने भी आपके क्लोराइड्स हो गए, ब्रोमाइड्स हैं, आयोडाइड्स हैं, वो सब ज्यादातर मेनली सी वाटर में ही फाउंड होते हैं ना, सॉल्ट के फॉर्म में, है ना। सबके सब सॉल्ट फॉर्मिंग्स होते हैं, तो सी वाटर में सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वही मिलते हैं, है ना। फ्लोरीन वगैरह बहुत आपका जैसे CF2 के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे NaCl हो गया तो कॉमनली आपको पता है ना, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। अच्छा, आयोडीन की बात करेंगे तो ट्रेसेस ऑफ आयोडीन आपके ये सॉल्ट पीटर जो होते हैं ना, NaNO3 KNO3 इनके साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है ना। बहुत ट्रेसेस अमाउंट में NaIO3, है ना, तो उसका भी यूज देखेंगे हम लोग, है ना। अगर आप लोग सी वीड्स वगैरह को बर्न करते हो तो उसमें से आयोडीन इवॉल्व होता है। ठीक है, इवोल्यूशन लिख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन कि कहाँ पे अकरेंस होता है। अब मेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग हमेशा स्टार्ट करते रहते हैं। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। इसके बाद है आपके पास क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, है ना। इसके बाद दो और एलिमेंट्स आते हैं, एस्टेटीन और टेनेसीन। ये दोनों की दोनों ही आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। एस्टेटीन भी रेडियो एक्टिव है और टेनेसीन भी रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव है तो इनके बारे में ज्यादा हम लोग बातें नहीं करते। और टेनेसीन तो खैर इसका तो प्रॉपर्टी नोन भी नहीं है ना, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपको जो मेनली पढ़ने हैं वो केवल 4 एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ग्रुप 17 का जो कॉन्फ़िगरेशन है किस टाइप का होता है, NH2 NP5 टाइप का होता है ना। मतलब जो आउटर शेल में उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स में से पी में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और अगर आप इसको देंगे तो कैसा हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट कैसा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो चलिए इतना सब पॉइंट तो आपको पता है ना। अब कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले। ठीक है, जो आप लोगों को वैसे भी आते हैं। जैसे रेडियस की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, चाहे आयनिक रेडियस हो या कोवेलेंट रेडियस हो, किसी भी साइज को अगर आप कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाओगे अगर आप डाउन द ग्रुप, तो साइज इंक्रीज होगा, चाहे कोवेलेंट साइज है चाहे आयनिक साइज है, दोनों ही आपके इंक्रीज होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है ना। बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, पता है आपको। ठीक है ना, बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 17 में आते हैं। ग्रुप 17 आपका सबसे लास्ट कॉर्नर पे आता है ना। और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू पड़ता है। तो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है ना, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, पर अपने ग्रुप में क्या करता है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है अपने पीरियड में, है ना। तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट, क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में ब्रोमीन की सबसे हाईएस्ट। ठीक है ना, तो सबका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने खुद के पीरियड में सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, और एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था, याद करिए, क्लोरीन और फ्लोरीन में, याद है एक्सेप्शन, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था पर किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्लोरीन रीजन बताओ। हाँ रीजन बताओ, क्या रीजन था। हाई चार्ज डेंसिटी। हाँ, फ्लोरीन बहुत स्मॉल साइज है, ज्यादा चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है, तो क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये तो याद रखना ही, तो क्लोरीन फिर फ्लोरीन देन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन थोड़ा सा आ जाता है। चलिए, और वैसे भी आपको पता है थर्ड ग्रुप के जो, सॉरी थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सेकंड पीरियड एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा ही होता है ना। जैसे ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का होता है।
ठीक है ना, इस टाइप से। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो सब हाईएस्ट है। देखो आयनोस एनर्जी सबसे हाईएस्ट, इलेक्ट्रॉन गेन भी सबसे हाईएस्ट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो आपको वैल्यू भी पता है। बोलिए फ्लोरीन का कितना होता है बताओ? 4। 4 पॉलिंग स्केल पे है ना। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन 3। का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.1 मान सकते हो या 3 मान सकते हो ना। और इसके बाद आता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन है ना। ब्रोमीन और आयोडीन का इसका 2.85 समथिंग और इसका 2.7 समथिंग कुछ होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, बोलिए याद है सबको वैल्यू? तो देख सकते हो हाईएस्ट। और फ्लोरीन तो पूरी प्योरिटी में सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन ही है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं सबके सब, जानते हैं। चलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो भी देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा है ना, विदाउट इसमें इंक्रीज करता है। और वैसे भी देख सकते हो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसेज है ना, तो उनका तो वैसे ही काम होगा। ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है, फिर से बार बार आपके पास आता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है कि होना तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा चाहिए था, पर एक्सेप्शनली फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी होता है वो कम होता है क्लोरीन ब्रोमीन के एस्पेक्ट में। रीजन बताओ, क्या रीजन है? लोन पेयर अपेक्षा। हाँ, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है भाई, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, तो रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन का आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर आ जाता है फ्लोरीन। ये ऑर्डर अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, तो शॉर्ट में लिख दिया है ना, बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं अब, क्योंकि सबके सब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। और फ्लोरीन का तो इकलौता यही ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमेशा -1 ही शो करता है वो तो, है ना। बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गए तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ +1 +3 +5 और +7 तक भी शो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होता है, क्योंकि आउटर मोशन में केवल 7 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम, ठीक है। तो +1 से लेके +7 तक मैक्सिमम शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो हाइड्रेशन एनर्जी तो आगे पढ़ लेंगे, है ना, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलो देखो कहीं कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, है ना, याद भी है सबको। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, है ना, शॉर्ट में ही लिख लीजिए ताकि रिवाइज हो जाए एक बार। ओके सर।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। एक हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया। चलो ठीक है, तो आगे चला जाए, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता है। अब बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हाँ, जो कि थोड़ा कुछ कुछ हम लोगों ने देख ही लिया है साथ में। जैसे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है ना, फ्लोरीन येलोइश कलर की होती है गैस, है ना। क्लोरीन भी ग्रीनिश येलो कलर की होती है। ब्रोमीन आपका लिक्विड है और रेड ब्राउन कलर का होता है, ये तो याद है आपको, है ना, काफी बार यूज आया है ब्रोमीन तो। आयोडीन सॉलिड होता है और वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। तो ये तो इनका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, याद रखना, फ्लोरीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, है ना। भले ही उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो क्लोरीन से, पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी आप लोगों को पता है, याद करिए, स्मॉल साइज, है ना। चार्ज तो सब पे सेम है, तो किससे देखेंगे, साइज से देखेंगे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट है, हाई चार्ज डेंसिटी है, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। देख सकते हो 515 किलो जूल पर मोल होता है ना। तो देख सकते हो क्लोरीन से कितना ज्यादा है ना। और बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है ना, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। बोलिए, समझ में आया? चलिए लिख लीजिए सिंपल सिंपल पॉइंट्स भी। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। चलिए Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ये देखो। फ्लोरीन आपको पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो क्या करता है, ये वाटर को ना ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है सीधा, है ना। जबकि क्लोरीन ब्रोमीन है वो केवल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब HX और हाइपोहेलस एसिड मतलब HOX टाइप के एसिड का फॉर्मेशन करता है। जबकि फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन सीधा ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करके, है ना। देख भी सकते हो, देखो फ्लोरीन की आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो देखो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है इसको। फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ना। जबकि बाकी सब है आपके, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके केवल अपने एसिड्स का फॉर्मेशन ही कर पाते हैं ना।
कौन कौन सी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइपोहेलस एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक मतलब जैसे HCl हो गया, HBr है, इस टाइप के एसिड की रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। और आयोडीन की बात करोगे तो अगर स्लाइटली एसिडिक मीडियम है तो I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है बस, है ना, तो वो इस तरह से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन। ठीक है ना, और इसका एनोमलस बिहेवियर भी पढ़ते हैं फ्लोरीन का, है ना। रीजन आपको पता है इसके एनोमलस बिहेवियर का, क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वीकेंड डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होते हैं, तो ऑक्टेट एक्सपेंड भी नहीं कर सकता है। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है ना, जैसे कंपाउंड के फॉर्म में भी देखो, जैसे HF होता है, HF आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन गैसेस फॉर्म में रहती हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, है ना। अच्छा, इसके अगर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है आपका, या एनिक नेचर का है, इन सब में कोवलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो रीजन चलिए जो भी हो, पर एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है ना अपने ग्रुप से। ठीक है ना, यही फिर वापस से पॉइंट आ गया कि देखो कि आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन जब करता है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन होता है, लो टेम्परेचर में भी रिएक्शन कर जाता है, और इवन इन डार्क डार्क में भी रिएक्शन कर लेता है ना, इतना हाई रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, और HF का फॉर्मेशन जो होता है। ठीक है, और बाकी वाला पॉइंट हम लोग लिख ही चुके हैं कि ऑक्सीजन या ओजोन भी रिलीज कर देता है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में ओजोन भी रिलीज होता है। तो जब भी फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो O2 प्लस O3, है ना, दोनों रिलीज होती हैं। ठीक, तो ये सब एनोमलस बिहेवियर के पॉइंट्स हैं, है ना। तो चलिए, आपको वैसे याद भी है ना, लिख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट? बोलो, आगे चलें? चल, ठीक है। तो फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं, है ना। इससे पहले देखो रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। तो ऑल कैन फॉर्म हैलाइड्स ऑफ HX, सब HS का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। और इनका प्रॉपर्टी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI में अगर एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? HI, है ना। रीजन भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। बोलिए क्या रीजन है, बताओ। इजीली H प्लस डोनेट कर सकते हैं। अरे तो वो तो क्वेश्चन ही हुआ ना कि एसिडिक नेचर क्यों है, क्यों है का रीजन बताओ, क्यों डोनेट कर सकता है? प्राइस बॉन्ड ज्यादा। एनर्जी कम होगी। बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। हाँ, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है ना। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है तो इजीली ब्रेक भी हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो करते हैं। या हम लोगों ने ऑर्गेनिक में भी अलग तरीके से पढ़ा है, कॉन्जुगेट के बेसिस पे भी पढ़ा है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इसलिए इजीली H+ डोनेट कर देता है। तो दोनों तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेसिस पे भी पढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेट वाली स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी पढ़ा हुआ है ना। तो भी हमेशा याद रखना कि HI इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। वही इसका अपोजिट, अगर स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑर्डर। तो HF ज्यादा स्टेबल है, इसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है, इसलिए वीक एसिड होता है ना। ये भी बताया था मैंने आपको कि HCl, HBr और HI को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और HF आपका वीक एसिड होता है, याद है ना, क्योंकि इसका pK वैल्यू कम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट के केसेस में HF थोड़ा एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होता है। रीजन बताओ क्यों ज्यादा होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल एक ही है ना। बाकी में HCl, HBr, HI में तो मास के बेसिस पर है, इनमें तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है HI का ज्यादा होगा, है ना। HF एक्सेप्शनली क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ना। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी एक्सेप्शनली, देखो होना तो सबसे कम चाहिए था, पर फिर भी HF का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। वही रीजन वही है, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस पॉइंट पे आ गया वो, है ना। पर याद रखना HF के लिए ये वाला केस कि सेकंड नंबर पे आता है, HI के बाद आता है, ठीक है ना। चलिए तो लिख लीजिए जल्दी से सब पॉइंट्स। हो गया कंप्लीट? बोलिए, लिख लिया सबने? यस सर। चलिए ठीक है। तो हाँ जी, फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन का सबसे पहले प्रिपरेशन, है ना। तो आपको शायद ये इस टाइप का कुछ वी शेप का ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से सुनते जाइए। फ्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करते हैं हम लोग। तो एक ऐसा वी शेप का ट्यूब होता है ना। इसका भी रीजन है कि ये वी शेप का ट्यूब क्यों लिया। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ही करना है तो सिंपल आप नॉर्मल टाइप का कंटेनर भी यूज कर सकते थे, पर नॉर्मल टाइप के कंटेनर अगर आप यूज करते तो देखो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है और फ्लोरीन गैस भी इवॉल्व होता है। तो अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों इवॉल्व हो रहे हैं और नॉर्मल टाइप का कंटेनर आप लेते हो तो आपको पता है H2 और F2 का रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप का होता है,
है ना, इवन इन लो टेम्परेचर बताया था, है ना। तो इस रिएक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको वी शेप का बनाया जाता है ताकि हाइड्रोजन गैस जहाँ पे इवॉल्व हो यहाँ पे, तो ये इधर साइड से रिमूव हो जाए, और फ्लोरीन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो तो वो इस साइड से आप लोग इवॉल्व कर दो, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो पाए, ठीक है, रिएक्ट ना कर पाए हाइड्रोजन फ्लोरीन। बस इस रीजन की वजह से वी शेप का लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा वी शेप का आपके पास एक कंटेनर लिया जाता है, वेसल है, ठीक है। पहले तो प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय का बनाया जाता था, पर अब तो समझ ही सकते हो आजकल तो कॉपर का बनाया जाता है, कॉपर या मोनल मेटल का बनाते हैं। मोनल मेटल एलॉय है, बेसिकली मोनल मेटल होता है निकल कॉपर एलॉय को बोलते हैं, है ना, एक स्पेशल टाइप का एलॉय होता है मोनल मेटल, निकल और कॉपर का एलॉय होता है ये, ठीक है। तो इसका भी बनाया जाता है, तो कॉपर या मोनल मेटल इनमें से किसी का भी ट्यूब बना दिया जाता है, ठीक है। और इसमें अब देखो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, KHF2 होता है आपका, इसका इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ठीक है। तो क्या डालते हैं इसमें, NiHF है और KHF2 है, इसको डाल दिया जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया जाता है, ठीक है। एनोड पे कौन सी स्पीशी आती है, HF2- आता है, तो ये एनोड पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्लोरीन और F2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनोड से आपका फ्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, कैथोड पे अगर आपका रिडक्शन होगा तो क्या हो जाता है, जो HF होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, F- मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2 में, रिडक्शन हो जाता है और H2 गैस यहाँ से इवॉल्व कर जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। तो एनोड पे रिलीज होता है फ्लोरीन और कैथोड पे रिलीज होता है H2, और दोनों गैसेस अपने इस तरह से रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या लिया जाता है, KHF2, है ना, NHF, इसको इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं दोनों, वी शेप का वेसल होता है, जो कॉपर या मोनल मेटल का बना होता है, ठीक है। वी शेप वेसल इसलिए लिया जाता है ताकि H2 और F2 आपके मिक्स ना हो, है ना, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप का है, ठीक है। फ्लोरीन जो लिबरेट होता है उसमें कुछ अमाउंट में CF4 की इम्प्यूरिटीज भी होती है ना, क्योंकि जो आप कैथोड यूज कर रहे हो, कैथोड या एनोड, वो आपके कार्बन के हैं, तो कार्बन के अगर आपके एनोड पे अगर आपका फ्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है तो रिएक्ट करके CF4 भी बना लेता है थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद जो आपके पास फ्लोरीन गैस यहाँ से रिमूव होता है तो उसमें कुछ HF के वेपर्स भी होते हैं, उसको फिर बाद में ना KF के साथ रिएक्शन करके उसको ड्राई कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो HF के वेपर्स को KF के साथ रिएक्शन करके, जैसे यहाँ पे ऊपर रिएक्शन लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे अलग से रिएक्शन लिखा हुआ है ना, तो इनको रिमूव करने के लिए किया जाता है, KF वगैरह यूज किया जाता है ना, ताकि जो HF की जितने वेपर्स होंगे वो सब आपके ऐसे सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दे और रिमूव हो जाए, तो और आपको क्या मिल जाए, प्योर फॉर्म में फ्लोरीन गैस मिल जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको डेनिस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना पूरा याद करने का क्या जरूरत, मतलब वैसे तो नहीं है कि आप पूरा प्रोसीजर याद रखो, बनाने को तो कहीं आएगा ही नहीं, तो सिंपल याद रखना, है ना, कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से आपका फ्लोरीन गैस प्रोड्यूस किया जाता है ना, और एनोड पर फ्लोरीन गैस रिलीज होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट।
हो गया कंप्लीट? यस सर। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए यहीं पर, ये KHF2 का एग्जिस्टेंस बता सकते हो किस रीजन की वजह से होता है? बोलो। पोटेशियम बाइफ्लोराइड बता रखा है मैंने आपको, है ना? जैसे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, KHBr2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर KHF2 एग्जिस्ट करता है, क्यों? बोलो रीजन, बताओ जल्दी, पढ़ा रखा है मैंने आपको ये, याद करो जल्दी से। नहीं है किसी को भी याद? एच बॉन्डिंग में पढ़ाया था, याद करो। KHF2 का एग्जिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग F माइनस और HF का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यही है ना? तो K प्लस और HF2 माइनस, ये जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस रीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है KHF2, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ तो ऐसा नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है, तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, तो KHCl2 भी नहीं बनता, KHBr2 भी नहीं बनता, पर KHF2 है ना, बाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना? और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से एक है ये, F माइनस और H के साथ, याद है ना? चलिए ठीक है, तो हो गया कंप्लीट, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्लोरीन पे आते हैं, है ना? क्लोरीन के प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो देखो, क्लोरीन का लैब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो क्या करिए, आप कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, है ना? कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, उसके साथ HCl का रिएक्शन करा दो, तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाता है हमेशा, है ना? जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जैसे MnO2 हो गया, KMnO4 है, K2Cr27 है, ये परऑक्साइड हो गया, BaO2 हो गया, Bi2O5 हो गया, Pb3O4 हो गया, NaOCl हो गया, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इन सब के साथ रिएक्शन करा दो HCl का, और हमेशा क्या मिलेगा आपको? क्लोरीन गैस मिलेगा, है ना? जैसे देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे K2Cr27 के साथ HCl का रिएक्शन कराया, है ना? तो देखो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गया, और बाकी KCl और CrCl3 बन गया। KMnO4 के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो देखो Cl2 गैस इवॉल्व हो गया, बाकी वही सिमिलर KCl MnCl2 टाइप के क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और आपका Cl गैस इवॉल्व हो जाता है। जैसे MnO2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो देखो क्लोरीन इवॉल्व हो गया और MnCl2 बन गया, है ना? COCl2 के साथ रिएक्शन कराओ, है ना? तो ये क्या बन जाएगा, देखो CCl2 बन गया और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गया। Pb3O4 के साथ रिएक्शन कराओ, PbCl2 बन गया और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गया। तो देखो सब क्लोराइड्स बन जाते हैं और क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व कर जाता है, समझ में आया? सबसे सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, डेकन्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, है ना? तो डेकन्स प्रोसेस में क्या होता है कि HCl का ना एयर के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है ना? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट UCl2 होता है, हाई टेम्परेचर होता है 400 डिग्री, तो क्या कर देता है, तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन करा सकते हो एयर के साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो इसको डेकन्स प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी होता है, ये आप लोग खुद भी पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना? कि अगर आप सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl सॉल्यूशन अगर आप लीजिए, याद है ना, NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? तो क्या करिए, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करिए, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे आप, तो आपको एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा, वही ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा, और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। बोलिए, पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना? चलिए कुछ, हाँ एक रिएक्शन और है, जैसे PtCl4 के साथ या AuCl3 को हीट कर दो, तो भी आपका क्या बनता है? क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है ना? तो क्लोराइड्स हैं, जैसे प्लेटिनम क्लोराइड हो गया, गोल्ड क्लोराइड हो गया, इन सबको हीट करने से भी क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो ये सिंपल सिंपल प्रोसेस है क्लोरीन गैस के एवोल्यूशन के, है ना? तो डायरेक्टली याद रखना, डेकॉन्स प्रोसेस याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक तो आपको याद ही है ना? ये भी याद हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करना है तो भी Cl इवॉल्व हो जाएगा, तो जनरली याद रख सकते हो इन सब प्रोसेसेस को, ठीक है ना? चलिए लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया कंप्लीट? यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना। तो देखो, ये सब सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की रिएक्शन जैसे आप वाटर के साथ कराते हो रिएक्शन, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, ये सब क्या करता है। फ्लोरीन होता है तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर देता है, पर क्लोरीन ब्रोमीन क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका हाइपरक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो HCl और HOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करते हो तो देखो दोनों टाइप की रिएक्शन होती है। अगर आपके पास डाइल्यूटेड कोल्ड डाइल्यूटेड है, और अगर आपके पास हॉट और कंसंट्रेटेड है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होता है। जैसे कोल्ड डाइल्यूट के साथ आपका NaCl और NaOCl बन जाता है, पर अगर हॉट और कंसंट्रेटेड है तो NaCl के साथ साथ NaClO3 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया पॉइंट, है ना। तो क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, तो क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हॉट और कंसंट्रेटेड है तो और ज्यादा ऑक्सीडाइज करा दो उसे। क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे Na2H2O3 के साथ, तो HCl प्लस सल्फर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। SO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा SO2 इसको, तो देखो HCl में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। Cl2 के SO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो SO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। NH3 के साथ याद रखना कि अगर क्लोरीन आपने एक्सेस में ले रखा है तो NCl3 का फॉर्मेशन होता है, और NCl3 आपका येलो लिक्विड होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो आपका NCl3 बनेगा, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो फिर अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बन जाते हैं, व्हाइट फ्यूम्स का होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड बन जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है। तो NCl3 कब बनता है, जब क्लोरीन एक्सेस में होता है, येलो लिक्विड होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना। H2S के साथ रिएक्शन कराओगे तो HCl प्लस सल्फर बन जाता है। ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दो रिएक्शंस। Cl2 के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन तो आप लोग को याद ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो ये तो याद होनी ही चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट। हो गया कंप्लीट? यस सर। चल ठीक है। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है ना, मतलब प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेसिकली, तो फ्लोरीन आपका हाईली रिएक्टिव है ना।
और अगर आप H2 के साथ रिएक्शन करते हो तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, वो जानते हैं। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं अगर आप लोग, तो क्लोरीन की रिएक्शन अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है। ये कंपोजिशन होता है पूरा ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हो क्लोरीन का तो CaCl2 CaCl2 भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, इस पूरे को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। ठीक है, और क्लोरीन की रिएक्शन आप कराते हैं तो आपको पता है HCl और HOCl का फॉर्मेशन होता है। और HOCl क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग एक्शन के लिए, है ना। आपको पता होगा कि क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, उसका रीजन यही है, क्या, ये नेसेंट ऑक्सीजन ही होता है इसका रीजन, है ना। तो क्या करता है, कोई भी कलर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, यही ब्लीचिंग एक्शन है। हाँ, तो क्लोरीन क्या है, आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्यों होता है, वो HOCl के फॉर्मेशन की वजह से होता है, वाटर के साथ HOCl बना देता है ना। तो ये दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी हो गया, सिंपल सा, है ना। तो याद रखना ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है, तो क्लोरीन कैसा होता है आपका, ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए जल्दी से सिंपल पॉइंट्स। चलिए हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन मेनली आपका सी वाटर से रिकवर किया जाता है। तो सी वाटर में से क्या करते हैं, मैग्नीशियम आयन को हटा के, ठीक है, तब आपका क्या किया जाता है, ब्रोमीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी आपका रिमेनिंग सी वाटर बचता है उसको क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करा दो, मैग्नीशियम आयन को हटा दो और क्लोरीन के साथ ट्रीट कराओ। तो जब भी आप क्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हो तो Br- किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, Br2 में हो जाता है, और क्लोरीन किस में रिड्यूस हो जाता है, Cl- में रिड्यूस हो जाता है ना। तो इस तरह से आपका ब्रोमीन का फॉर्मेशन होता है ना। एक मेथड तो ये है आपका, है ना, कि आप उसी वाटर से क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो ब्रोमीन को। ठीक है, चलिए ये छोटा सा प्रोसेस लिख लीजिए पहले तो। चलिए हो गया कंप्लीट। यस सर। चलो देखिए और क्या प्रोसेस है।
जो आपके पास इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, ब्रोमीन जो आपके पास रिकवर हुआ उसमें से इम्प्योरिटीज अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करते हैं, Na2CO3 के साथ इसको बॉयल कर देते हैं, है ना। तो Na2CO3 के साथ जब बॉयल करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है, NaBr बन जाता है, NaBrO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, CO2 इवॉल्व हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो कार्बोनेट में से CO2 इवॉल्व हो गया, तो NaBr बन गया, ठीक है। अब इसको फिल्टर कर लीजिए। तो फिल्टर करेंगे तो जो भी इनसॉल्युबल टाइप का इंप्योरिटीज है वो तो रिमूव हो गए, यहाँ से इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज पूरा रिमूव कर लिया आपने। अब क्या करिए, NaBr और NaBrO3 में अब आप एसिडिक मीडियम में H+ डाल दीजिए, मतलब एसिडिफाई कर दीजिए। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, टेंडेंसी होता है इन सबका, आयंस का, जितने भी हेलोजन्स होते हैं, है ना, कम प्रोपोर्शनेट करने का। कम प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है दो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे डिसप्रोपोर्शनेट होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट है ना, क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेट बोलते हैं इसको। तो Br- और BrO3- जो है वो एसिडिक मीडियम में कम प्रोपोर्शनेट होते हैं और Br2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको प्यूरिफाई भी कर सकते हो, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को हटा सकते हो ब्रोमीन के साथ अगर कोई है तो, ठीक है। तो Na2CO3 के साथ बॉयल करो, ठीक है। समझ में आ गया प्रोसेस ये वाला। अच्छा, अब लैब प्रिपरेशन करनी है तो क्या करना है, दोनों के लिए कॉमन है ना, ब्रोमीन के लिए भी कर सकते हो, आयोडीन भी इससे प्रोड्यूस कर सकते हो, तो दोनों का कॉमन लैब प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन की बात करते हैं तो NaBr ले लीजिए, और आयोडीन करते हैं तो NaI या KI के साथ रिएक्शन करा सकते हो। तो इसको क्या करिए, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको हीट कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। MnO2 एज अ कैटलिस्ट काम करता है, लिबरेशन को इंक्रीज कर देता है ना, HBr वगैरह की। जैसे देखो क्या किया आपने, NaBr के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO2 के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, HBr कैसे बॉल्व हो जाएगा। अब HBr क्या करता है, HBr वापस से H2SO4 के साथ जब इसको हीट करते हो तो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है ना, मतलब वही ब्रोमीन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, B- को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, है ना, ये देखो ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो अपने NaBr को H2SO4 के साथ हीट किया तो ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सिमिलरली आयोडीन के साथ भी यही कर सकते हो, है ना। तो NaI या KI यूज करिए और आपका HI बनेगा, HI का रिएक्शन कराइए और आपका I2 गैस यहाँ से इवॉल्व कर जाए, ठीक है। तो ये लैब प्रिपरेशन किया जाता है इस तरह से, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है लैब प्रिपरेशन भी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए दोनों पॉइंट्स। क्या डाउट है प्रशांत को, दोबारा रिपीट करना है लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में ब्रोमीन और आयोडीन को क्या करते हैं, सॉल्ट होता है ना NaBr या फिर NaI या KBr KI, इन सबको हीट कर दो आप लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे तो किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देता है ना। MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में। बाकी आपका क्या करता है, H2SO4 Br में कन्वर्ट कर देता है। या आयोडीन लिया है, NaK लिया है आपने, तो I2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा प्रोसेस है।
डन सर। हो गया कंप्लीट? चलिए ठीक है, तो फिर अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर है कि HF और HCl को ना आप अगर सीधा हीट कर दो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको डायरेक्ट HCl गैस या HF गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, मिल जाते हैं आपको। पर अगर HBr और HI को जो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, मतलब सॉरी, अगर NaBr और NaI को जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो HBr और HI का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ना। बोलिए रीजन क्या है? जैसे जस्ट इससे पहले वाली रिएक्शन में जो हमने देखा, बोलो क्या रीजन था? अभी लिखा है अपने कॉपी में। कम बॉन्ड एनर्जी होगी। क्या कंपाउंड एनर्जी? देखो ना जल्दी से, अभी क्या लिखा है आपने, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। आपने NaBr को H2SO4 के साथ हीट किया है ना, तो क्या बना आपके पास? HBr का फॉर्मेशन हुआ, पर वो HBr वापस से H2SO4 के साथ रिएक्शन करके Br2 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जबकि अगर HF और HCl गैस अगर होते, मतलब NaCl और NaBrF का रिएक्शन आपने कराया होता, तो आपको गैसेस मिल जाती हैं एज इट इज, है ना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया? तो बोलिए क्या रीजन है, बताओ। ब्रोमीन इवोल्व हो जाती। वो तो दिख ही रहा है। कैटेलिस्ट। अरे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, Br- और I- आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो क्या करते हैं, H2SO4 को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें? Br2 में और I2 में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जबकि क्लोरीन और फ्लोराइड नहीं होते हैं, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोराइड के साथ इस टाइप की रिएक्शन नहीं होती है, समझ में आया ना। तो क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा कैसे होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? Br2 और I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ में आया? तो ये रीजन। चलो देख लो क्वेश्चन जल्दी से, है ना, फिर आंसर लिख लेते हैं इसका। सर वो भाई के पहले क्या लिखा है? हाँ कहाँ पर है? इन सिमिलर फैशन, है ना। However, HBr and HI cannot be obtained in a similar fashion. लिख लिया? चलिए ठीक है, तो हाँ हाँ लिख लो जल्दी। चलिए सर आंसर भी लिख लीजिए, है ना, कि Br- and I- also functions as reducing agent and are oxidized to Br2 and I2. However, fluoride and chlorides cannot be oxidized to fluorine and chlorine by concentrated H2SO4, ठीक है, तो याद रखना। डन सर। ओके चलिए ठीक है, तो
आयोडीन की बात करते हैं। अब आयोडीन का एक प्रिपरेशन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, है ना। सेकंड और क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया जो चिली सॉल्ट पीटर होता है उसमें भी आपका बहुत ट्रेस अमाउंट में NaIO3 प्रेजेंट होता है ना। तो उससे कैसे आपको आयोडीन रिकवर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो NaNO3 NaI3 जो होता है ना, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं NaNO3 को, उसके साथ इम्प्योरिटीज की फॉर्म में रहता है। तो इसको सॉल्ट को क्या करो, आप वाटर में डिजोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इवेपोरेट करना स्टार्ट करोगे तो क्या करेगा, आपका NaI3 तो रिमूव हो जाएगा और NaNO3 के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो NaNO3 अलग हो गया, इसको अलग कर लीजिए NaIO3 को। ठीक है, तो अलग करके आपके पास क्या बन गया, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया आपके पास NaIO3 का। ठीक है, अब इस NaIO3 में से क्या किया जाता है, तो इसमें से एक पार्ट लेके इसमें से SO2 गैस पास की जाती है। तो SO2 गैस पास करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, SO2 गैस क्या करेगा इसको, तो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो I माइनस में रिड्यूस कर देता है इसको। ठीक है, तो I माइनस बन जाएगा, क्योंकि IO3 बाइलस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो I माइनस का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या करो, वापस से जो दो पार्ट किए हैं दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए, क्योंकि आसान हो जाएगा करना। तो एक में I माइनस है और दूसरे में IO3 माइनस है, और मैंने आपको बताया था, है ना, कि एसिडिक मीडियम में जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, I माइनस और IO3 माइनस, इनका टेंडेंसी होता है कम प्रोपोर्शनेट करने का, जैसे Br के साथ किया, जैसे आयोडीन के साथ किया। ठीक है ना, तो I माइनस और IO3 माइनस एसिडिक मीडियम में क्या कर जाते हैं, कम प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं और I2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बस I2 को फिल्टर कर लो, सेपरेट कर लो। तो इस तरह से भी आप आयोडीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, चिली सॉल्ट पीटर में से करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ना, तो इतना ज्यादा प्रोसेस पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना है ना, चिली सॉल्ट पीटर में से जो NaO3 होता है ट्रेस अमाउंट में, उसको इस तरह से रिकवर किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए जल्दी से इतना। रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए सिंपल सा पॉइंट है कि आपके पास NaIO3 की है, उसको आपने पहले अलग कर लिया, इसके बाद इसको दो पार्ट किए, एक पार्ट में से SO2 गैस पास किया तो ये I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब दोनों पार्ट को कंबाइन करिए तो एक पार्ट में I माइनस है और दूसरे पार्ट में आपके पास IO3 माइनस है, मतलब दो अलग अलग सोल्यूशन है एक तरह से। इनको एसिडिफाई कर दो, तो एसिडिफाई करने पे क्या करते हैं, कम प्रोपोर्शनेट होता है। कम प्रोपोर्शनेट का मतलब मैंने आपको बताया था, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आपके पास। ठीक है, आई की, आयोडीन की। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे I2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो I2 बन जाता है इसमें।
हो गया कंप्लीट? बताइए, लिख लिया सबने? चलिए ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे अलग से भी एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, हेलोजेंस का प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में हेलोजेंस डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, है ना। जैसे X2 है, बेसिक मीडियम आपने यूज किया, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कोल्ड मीडियम की अगर बात करो तो X माइनस और XO माइनस बन जाएगा, है ना। और अगर आप इसको हीट करते हो तो X माइनस और XO3 माइनस कन्वर्ट हो जाता है। वही जैसे बात की थी, है ना, जैसे आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो NaX और NaOX का फॉर्मेशन होगा। और अगर हीटिंग है, आप हीट या कंसंट्रेटेड NaOH यूज कर रहे हो तो NaX और NaOX3 का फॉर्मेशन हो जाता है। याद है, अभी बताया था रिएक्शन। तो बेसिक मीडियम में क्या कर रहे हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे हैं। देखो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है ना, ठीक है ना। या फिर आप HNO के साथ रिएक्शन कराओ बेसिक मीडियम में तो भी वही, है ना, सिंपल डिस्प्रपोर्शनेट करता है। इसका अपोजिट होता है कम प्रोपोर्शनेट। कम प्रोपोर्शनेट करते हैं ये एसिडिक मीडियम में, है ना। तो वापस से जो X माइनस XO माइनस है और या X माइनस और XO3 माइनस है, या अगर आप एसिडिक मीडियम डालते हो तो वापस से कम प्रोपोर्शनेट होकर X2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन हो गए। तो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं और एसिडिक मीडियम में कम प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से इसको, है ना। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास से इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ कुछ जनरल रिएक्शंस वगैरह हैं, है ना। कुछ कंपाउंड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। और फिर अपना हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, है ठीक है। चलिए इतना लिखिए इसको। हाँ, डिस्कशन की बात, क्या कौन सा डिस्कशन रह गया तुम लोगों का वैसे? पी ब्लॉक का तो नेक्स्ट वीक का सर बताया था आपको। APSP का हाँ, वो पार्ट 2 ORM1 वाला ना, है ना। स्टीरियो वाला ORM सर। स्टीरियो वाला तो हो तो गया था लास्ट क्लास में। सर एडवांस क्या? वाला बचा हुआ था सर। अच्छा, एक जो पेपर बचा था, ठीक है, तो उसको ORM1 के साथ ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो सैटरडे को देखो अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो मंडे तो कर ही लेंगे अपन लोग, है ना। तो सैटरडे तक तैयार रखना अपना पोर्शन, ठीक है। सैटरडे को टाइम मिलता है अगर तो सैटरडे कर लेंगे, नहीं तो फिर मंडे को तो करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है तो फिर